कल हमने बताए थे कि करंट गेन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्फा, अल्फा होता है कॉमन बेस मोड में। एक होता है बीटा, कॉमन इमीटर मोड। और एक होता है गामा, कॉमन कलेक्टर मोड। मोस्टली इनपुट के रूप में बेस करंट को लेते हैं और आउटपुट के रूप में कलेक्टर करंट को लेते हैं। रिलेशन हमेशा ये होता है I इक्वल टू IB प्लस IC। तो जब कॉमन बेस मोड है तो इस प्रोसेस में जो चीज़ें कॉमन रहती है वो इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों के बीच में होती है। तो वो ना तो इनपुट के रूप में यूज हो सकता है, ना ही आउटपुट के रूप में यूज हो सकता है। तो जब बेस वाला पार्ट कॉमन है तो जो आउटपुट वाला पार्ट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कलेक्टर करंट ही होगा। पर बेस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, बेस करंट जो है वो इनपुट नहीं होगा। तो जो बच गया इमीटर करंट वो हो गया इनपुट। जब हम लोग बीटा की बात करेंगे ज़्यादातर केस में यही वैसे यूज होने वाला है, यही मोस्टली सर्किट जो है वो आता है। अब आएगा कि नहीं पता नहीं। इसमें कॉमन इमीटर मोड है तो इसमें तो ना इनपुट का प्रॉब्लम है ना आउटपुट का। तो जो आउटपुट है वो आउटपुट, जो इनपुट है वो इनपुट, IC बाय IB। अब जब कॉमन कलेक्टर मोड में जाएंगे तो यहाँ आउटपुट का प्रॉब्लम हो जाएगा। बेस करंट जो इनपुट करंट है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ आउटपुट का प्रॉब्लम है। आउटपुट वाला पार्ट जो कलेक्टर वाला पार्ट है वो कॉमन है, तो फिर एक ही करंट और बच जाती वो है इमीटर करंट। ये तीनों का रिलेशन हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन इमीटर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट, चेंज इन इमीटर करंट बाय चेंज इन बेस करंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तीनों के बीच का रिलेशंस हम सब जानते हैं, I इक्वल टू IB प्लस IC होता है। अगर मैं इसे IE से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो इधर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा IB बाय IE प्लस ये हो जाएगा IC बाय IE। IC बाय IE को क्या बोलेंगे, अल्फा। तो 1 इक्वल टू, और IB बाय IE को 1 बाय गामा प्लस अल्फा। तो यहाँ से 1 बाय गामा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो गामा की जो वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 1 माइनस अल्फा। ये गामा और अल्फा के बीच का एक रिलेशन है। इसी इक्वेशंस में I इक्वल टू IB प्लस IC में मैं IC से डिवाइड कर देता हूँ। तो जो IE बाय IC है, ये देखो इसका उल्टा, ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा। IB बाय IC इसका उल्टा 1 बाय बीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा बाय बीटा, अल्फा की वैल्यू बीटा बाय 1 प्लस बीटा। उसी तरीके से अगर बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालना हो तो यहीं से 1 बाय बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा। तो बीटा की वैल्यू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी इक्वेशंस में IE इक्वल टू IB प्लस IC में हम IB से डिवाइड कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1 हो जाएगा। IE बाय IB गामा हो जाएगा, ये 1, और IC बाय IB बीटा हो जाएगा। तो गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा हो जाएगा। तो गामा और अल्फा के बीच का रिलेशन आ गया, अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन आ गया, और गामा और बीटा के बीच का रिलेशन आ गया। यही जो है रिलेशंस यूज होते हैं। इसमें से कोई भी सवाल यूज हो सकते हैं। जब भी बोला जाएगा कॉमन इमीटर, इसका मतलब करंट गेन का मतलब क्या समझेंगे, बीटा। अब बीटा के बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूं कि इस प्रोसेस में मैंने बताया कि ये वाला करंट जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5% हो सकता है।
किसका? इमीटर करंट का, और ये कम से कम मिनिमम 95% ऑफ इमीटर करंट। ठीक है, बेस करंट जनरेट क्यों होता है? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर रिकॉम्बिनेशन होते हैं? बेस रीजन में। कौन से रीजन में? अच्छा, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 3। कौन कौन से? इमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा डोपिंग किस में रहता है? कंसंट्रेशन एमीटर में, सबसे कम डोपिंग का कंसंट्रेशन बेस में, और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डोप्ड रहता है। जिसमें से थिकनेस की अगर बात करें, विड्थ की बात करें या लेंथ की बात करें, तो वो क्या कहाँ ज्यादा रहेगा? कलेक्टर में ज्यादा रहेगा। उसके बाद देन बेस में रहेगा। ठीक है, 2 प्रकार के जंक्शन होते हैं। कौन कौन से जंक्शन? फॉरवर्ड बायस और नहीं, एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। कौन कौन से जंक्शन होते हैं? एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। एमीटर बेस जंक्शन वर्क करने के लिए कैसा होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और कलेक्टर बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए रिवर्स बायस होना चाहिए। बराबर है। जब ऐसा प्रोसेस होता है तो जो है ट्रांजिस्टर काम करते हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस में बेस करंट कुछ ना कुछ जनरेट होता है। जब तक कि बेस करंट जनरेट नहीं होगा तब तक ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के जो हमने आउटपुट कर्व आपको दिखाया था, उस कर्व में पहले 3 प्रकार के रीजन होते हैं। कट ऑफ रीजन, कल बताया था क्या ग्राफ? हाँ, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन किसको बोलते हैं? जब तक कि बेस करंट स्टार्ट ना हो जाए। जब तक कि बेस करंट, तब तक बेस सर्किट में दिया हुआ वोल्टेज से जब तक बेस करंट चालू नहीं हुआ, तब तक ट्रांजिस्टर चालू नहीं हुआ, तब तक ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हुआ, उस सिचुएशंस को कहते हैं हम लोग कट ऑफ रीजन। उस सिचुएशंस में ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है। कैसा रहता है? तो जब भी कोई चीज ऑफ रहे या ऑन रहे तो हम स्विच बोलेंगे उसे। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में किसके तरह काम करता है? स्विच के तरह। स्विच, उसमें भी कौन सा स्विच है कट ऑफ रीजन में? ऑफ है। ठीक है, और जैसे ही बेस करंट मतलब उस सर्किट में, इनपुट सर्किट में जो इनपुट वोल्टेज है उसका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ गया, कट ऑफ से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो फिर बेस करंट एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। और बेस करंट जैसे ही एस्टेब्लिश्ड होगा तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा? और जैसे ही एक्टिव रीजन में आया तो फिर कंटिन्यूअसली वोल्टेज क्या होना चालू हो जाएगा? आउटपुट कम होना चालू हो जाएगा। लीनियरली कम होते हैं। ठीक है, और जहां दोनों जगह कर्व मिलता है वो स्मूथ कर्व होता है, एकदम शार्प टर्निंग वहां पर नहीं होता है। ठीक है, दोनों जगह जहां पर भी टर्न है वो जगह स्मूथ टर्निंग रहेगा। तो लीनियरली डिक्रीज करेगा। लीनियरली डिक्रीज कब तक करता रहेगा? जब तक आप वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, जब तक बेस करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तब तक कलेक्टर करंट बढ़ते रहेगा। लेकिन कलेक्टर करंट का लिमिटेशन है कि वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा डोपिंग वोपिंग के हिसाब से। ठीक है, तो जब डोपिंग के हिसाब से अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं क्या? सैचुरेशन करंट। ठीक है, मतलब जितनी मैक्सिमम वहां पर कैरियर का फ्लो हो सकता है, चार्ज कैरियर फ्लो हो सकता है, उतना सिचुएशन जब अचीव कर लेगा तब कलेक्टर, तब आप और भी वोल्टेज दीजिएगा, चार्ज का नंबर तो अब बढ़ने वाला है नहीं, तो कलेक्टर करंट में फिर बदलाव नहीं होगा। तो कलेक्टर करंट अब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब एक बार कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सा रीजन में पहुंच गया? सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, ट्रांजिस्टर तो काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा कंडीशन है? ऑन या ऑफ? ऑन कंडीशन है। ठीक है, एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर कब काम करता है? कौन से रीजन में? एक्टिव रीजन में। क्यों एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में काम करता है, सैचुरेशन रीजन में क्यों नहीं करता? क्योंकि ऑन तो दोनों रीजन में है, वो एक्टिव रीजन में भी है और सैचुरेशन रीजन में भी। दोनों रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है, ट्रांजिस्टर ऑन है, दोनों रीजन में बेस करंट है, दोनों रीजन में कलेक्टर करंट है। एम्पलीफायर का मतलब हुआ एम्पलीफाई करके चीजें को देना, मतलब थोड़ी सी बड़ी करके चीजों को देना। बराबर, तो बड़ा करके देना, इसका मतलब ये हुआ कि जितना अपन इनपुट में चेंज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में भी चेंज होना चाहिए। लेकिन जब सैचुरेशन रीजन में जाते हैं तो इनपुट में तो हम चेंज कर लेते हैं, बट आउटपुट में बदलाव नहीं होता है। तो इनपुट में होने वाले बदलाव से आउटपुट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और अगर आउटपुट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब अब एम्पलीफाई होने का प्रोसेस बंद हो चुका है। इसीलिए सैचुरेशन रीजन में एम्पलीफायर का काम ट्रांजिस्टर नहीं करता है। ट्रांजिस्टर सिर्फ और सिर्फ कौन से रीजन में एम्पलीफायर का काम करेगा? एक्टिव रीजन में, क्योंकि उसी प्रोसेस में जितना इनपुट में अपन बदलाव करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में बदलाव होने वाला है। ठीक है, 3 प्रकार के गेन होते हैं, एक होता है करंट गेन, दूसरा वोल्टेज गेन और तीसरा पावर गेन। पावर गेन जो है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन माइनस बीटा स्क्वायर
RC बाय RB। RC बोले तो आउटपुट रेजिस्टेंस और RB बोले तो इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, इनपुट सर्किट में होने वाला रेजिस्टेंस। इतनी जम गया, ये लिखो सब। हो गया, चलिए कुछ सवाल करते हैं। ट्रांजिस्टर टॉपिक जो है वो है नहीं, लेकिन फिर भी PYQ में कम से कम जितने वैरायटीज है वो आप बनाना। ठीक है, देखो एक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा सर्किट बना हुआ है, नथिंग। बना दिए। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर इनपुट वोल्टेज इज 20, इनपुट वोल्टेज इज 20, VBE 0, VCE 0, वैल्यू ऑफ IB, IC एंड बीटा निकालना है। आया कुछ? देखो यहाँ पर बेस करंट आ रहा होगा, अगर इमीटर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर कलेक्टर करंट आ रहा होगा और ये वाला इमीटर करंट होगा। सोचो तो जरा सा, अभी नहीं बनेगा तो चलता है, पर दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए सोचने पे। बनाऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं कैसे बनाना है। जोर डाल दिए। अब ये बात समझिए, देखो जब भी ट्रांजिस्टर के सवाल बनाते हैं तो ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर नहीं मानना है। ठीक है, जब भी ट्रांजिस्टर को आप ट्रांजिस्टर मानोगे तो आपके दिमाग पे एक्स्ट्रा बल पड़ेगा। आपको ना सिंपल सर्किट मानने, जैसा करंट की सर्किट होती है उसी हिसाब से फिर क्वेश्चंस बनाने। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ उससे यहाँ अर्थिंग क्या है, इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना है? 0 वोल्टेज। कह रहा है इनपुट वोल्टेज कितना है, मतलब इस जगह का वोल्टेज कितना होगा? 20 वोल्ट बराबर। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में वोल्टेज डिफरेंस कितने का आना चाहिए? तो यहाँ से अपन यहाँ चलेंगे, यहाँ से अपन यहाँ चलेंगे तो 20 मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से चलते। कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है क्या अपन को?
नहीं मिल रहा। ये हुआ इमीटर जंक्शन और ये हुआ, तो इमीटर और बेस जंक्शन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो लिखना पड़ेगा। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है, और ये सिलिकॉन का होगा तो कितना लिखना पड़ेगा वोल्टेज 0.7, और अगर ये जर्मेनियम का डिवाइस होगा तो कितना लिखना पड़ेगा 0.3। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको वहाँ जीरो कंसिडर करना है। बेस इमीटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या कंसिडर करना है, जीरो कंसिडर करना है। इसका मतलब हमको यहाँ पर आइडियल कंडीशंस मानने हैं, ना सिलिकॉन मानने हैं ना ही जर्मेनियम मानने अपने तरफ से। अगर ये टर्म यहाँ दिया नहीं रहता तो अपन वहाँ पर 0.7 या 0.3 फिर दूसरा कुछ लिखा रहता है कि ये सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है या फिर जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर है, ठीक है, या फिर इसका डेटा कुछ दे दिया रहता है। तो चूंकि यहाँ पर दिया है जीरो, इसका मतलब यहाँ से चले अपन 0 0, यहाँ से फिर यहाँ पहुंच गए 0, यहाँ से इधर जा रहे हैं तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस लिखूंगा कि माइनस, प्लस। तो कितना, कौन सी करंट, IB इंटू 500 किलो ओम इक्वल टू वोल्टेज होना चाहिए 20। बस हो गया, यहाँ से IB आ जाएगा 20/500 किलो बोले तो 10 to the power -3, ऐसा है ना, ऊपर चला गया 1/25 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर। 1/25 को इसको 100 कर दे, 10 to the power -4 इंटू 10 to the power -5 एम्पियर। ये हुआ बेस करंट। क्या आपको समझ गया? अब बताओ कलेक्टर करंट आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल दोगे? ऐसे ही यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ की वोल्टेज भी कितनी लिखा हुआ है 20, ठीक है, IC इंटू 4 किलो इक्वल टू 20। अब कलेक्टर करंट आ जाएगा तो फिर इमीटर भी आ जाएगा, क्योंकि इमीटर जो है कलेक्टर और बेस का ही सम होता है, तो इमीटर भी आ जाएगा। जब तीनों आ जाएगा तो बीटा भी आ जाएगा। निकालो। आ गया सबको? देखो IC इंटू 4 किलो ओम इक्वल टू 20, तो IC की वैल्यू 20/4 5 10 to the power -3, तो ये हो गया 500 इंटू 10 to the power -5 एम्पियर। तो IE कितना हो जाएगा, दोनों का सम 504 10 to the power -5 एम्पियर। अब हमको क्या निकालना, बीटा। बीटा का मतलब IC/IB। तो IC की वैल्यू 500 -5, IB की वैल्यू 4 इंटू 10 to the power -5, 125 हो गया बीटा। इसी में अगर अल्फा निकालना होता और गामा निकालना होता तो वो वाला कि ये वाला, फिर से यहीं से चले। कह रहा है यहाँ पर कॉमन कलेक्टर और इमीटर के बीच का जो जंक्शन पोटेंशियल है वो 0 है, तो यहाँ से इमीटर से कलेक्टर के बीच का जो जंक्शन पोटेंशियल होगा वो 0 है। तो 0 प्लस ICRC, 0 प्लस ICRC इक्वल टू वोल्टेज। वैसे तो यहाँ पर किए थे 0 प्लस IBRB इक्वल टू वोल्टेज। बीटा दिया हुआ है, अल्फा और गामा निकाल लेंगे कि मैं बनाऊं? निकाल लेंगे। गामा तो क्या हो गया 126 और अल्फा क्या हो जाएंगे 125/126। एक और बनाए, जो सर्किट वाले सवाल है ट्रांजिस्टर के, सीखने पे थोड़ा जोड़ देंगे रटने के बजाय।
सिंपल सर्किट है, दिमाग में ऐसा बैठाना है कि ये सिंपल सर्किट है। ये बेस, ये कलेक्टर, ये इमीटर, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ये 1 किलो ओम, ये 10 किलो ओम। सवाल में दिया बीटा की वैल्यू 100 करना है। यहाँ एक इनपुट अप्लाई किया गया 1 मिली वोल्ट का, इसके बीच में आउटपुट है, ऐसा सर्किट दिया। करें इन द फॉलोइंग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर विद बीटा 100 द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर विल बी। आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर विल बी। आगे 1 वोल्ट नहीं, देखो वोल्टेज गेन का मतलब आउटपुट वोल्टेज बाय, और ये होता है बीटा RC बाय RB। कल देखे थे ना, हमको ये निकालना है, ये मालूम है 1 मिली वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट इंटू बीटा की जगह 100, हाँ 1 ही आएगा। फिर RC की वैल्यू 10 किलो ओम और RB की वैल्यू 1 किलो ओम, तो 10,000 1 वोल्ट। बीटा मालूम है तो यहाँ भी अल्फा निकाले, गामा निकाले। यहीं पर पावर गेन निकालना होता था, वो भी निकाले। ऐसा एक सर्किट है 10 वोल्ट 1 किलो ओम RB, ये है बेस, ये है कलेक्टर, ये है इमीटर। कह रहा है सर्किट में दिया है बीटा इक्वल टू 100, बीटा इक्वल टू 100 दिया हुआ है। What should be the base resistance so that VCE equal to 5 volt? Neglect VBE. VCE के बारे में लिखा हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है VCE। ऐसा डायग्राम में बना के दिया हुआ। यहाँ पे अल्फा और गामा निकाल लिया ना आपने।
देखो यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज हमको निकालना है, तो यहां से चले, यहां से 0, यहां से यहां तक 0, क्या नेगलेक्ट करना है बेस इमीटर जंक्शन को, यहां से यहां तक पहुंचे तो टोटल 5 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वोल्टेज कितना है 10, तो अगर ये वाला 5 हो जाए तो इसको भी 5 होना पड़ेगा। इसमें जो करंट होगा वो कलेक्टर करंट होगा ना, कौन सा करंट होगा, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि कलेक्टर करंट इंटू 1 किलो ओम की वैल्यू 5 वोल्ट होना चाहिए, बराबर, हाँ कि नहीं। तो यहाँ से कलेक्टर करंट अपन को आ जाएगा 5 मिली एम्पियर, बराबर। अब बीटा पता है अपन को 100, बीटा इक्वल टू कलेक्टर करंट बाय बेस करंट, ठीक है। तो इससे हमको बीटा ये बेस करंट की वैल्यू आ जाएगी कलेक्टर करंट बाय 100, तो कलेक्टर करंट 5 मिली एम्पियर इंटू 10⁻⁻², ये हो गया बेस करंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हमको ये रेजिस्टेंस चाहिए, तो जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में वोल्टेज है 10, इस रास्ते से जाए तो 10 और इस रास्ते से जब जाए तो 10 ही होना चाहिए, बराबर। तो इस रास्ते से अगर गए तो बोल रहा है कि बेस इमीटर को नेगलेक्ट करो, तो यहाँ से यहाँ तक तो कुछ हुआ ही नहीं, तो जो हुआ वो यही हुआ। तो यहाँ जो करंट है वो IB है, रेजिस्टेंस है RB, तो IB इंटू RB की वैल्यू होनी चाहिए कितना 10 वोल्ट। तो यहाँ से RB निकल जाएगा 10/IB 5 मिली एम्पियर, तो 10⁻⁻5 ऊपर चला गया, 2 इंटू 10⁻⁵, 200 किलो ओम, ये हो गया RB की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल सर्किट तरीके से सोचना है, एकदम आराम से चिल होकर के, मतलब ट्रांजिस्टर का सर्किट अगर दिख जाए तो एकदम सबसे पहले अपने आप को चिल करना है। घबराएंगे तो फंस जाएंगे, इसमें थोड़ा भी आपने हाथ पैर मारे, उल्टा सीधा सोचे वह गए। एकदम सिंपल है। जो इसमें ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है वो दिया ही नहीं जाएगा आपको। इस सवाल में दिया है बेस करंट की वैल्यू 35 माइक्रो एम्पियर, द वैल्यू ऑफ RB निकालिए।
ऐसा सवाल है। इसमें दिया है VCE 7 वोल्ट, VBE नेग्लिजिबल, RC 2 किलो ओम, IB निकालना है। देखो ये दोनों मैं नहीं बनने वाला, आप खुद बनाओ। नहीं बनाओगे तो सीखोगे नहीं, मेरा ही बनाया रह जाएगा। नाइन वोल्ट है तो इस रास्ते से भी 9 ही होना चाहिए। तो यहाँ बेस करंट इंटू RB, बेस करंट दिया हुआ है, इंटू RB प्लस ये वाला, तो ये वाले के बारे में कुछ नहीं बोला तो 0 मान लेंगे, इमीटर बेस जंक्शन बराबर। तो IB इंटू RB इक्वल टू 9, तो RB आ जाएगा 9/35 माइक्रो बराबर, ऊपर चला जाएगा उस हिसाब से रजिस्टर। उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है CE के बीच में 7 वोल्ट है, C और E के बीच में 7 वोल्ट है और ये टोटल 15 है, तो इसका मतलब ये वाला 8 हो जाएगा। तो IC इंटू RC की वैल्यू 8, RC पता है, IC निकल जाएगा। अब एक बार IC निकल गया, बीटा भी दिया है क्या? नहीं दिया हुआ। और क्या दिया हुआ? IB फिर निकाल लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 15, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी, और यहाँ से इस रास्ते से भी 15। RB भी नहीं दिया। बनाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया 7 वोल्ट, तो ये वाला हो जाएगा 8 वोल्ट। IC इंटू RC की वैल्यू 8, तो IC की वैल्यू 8/2 किलो ओम, तो 10 टू द पावर -3, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हुआ IC की वैल्यू। बीटा 100, बीटा इज इक्वल टू IC/IB, तो IB की वैल्यू IC/100, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -5 एम्पियर बराबर। अब RB भी निकाल लो, तो आप RB भी निकालिए, IE भी निकाल लो, अल्फा भी निकालो, गामा भी निकालो। कितने लोगों को समझ गया ट्रांजिस्टर का सर्किट? बाकी सब एक बार और बना लेना जाकर के आज वाले सवाल को घर में, और जिनको समझ गया वो भी बनाना। अब एक लॉजिक गेट में सिग्नल बेस्ड सवाल आते हैं ऐसे टाइप का। कोई भी लॉजिक गेट है, ये इसमें 2 इनपुट है A और B, आउटपुट है C। A के बारे में दिया हुआ है ऐसा सिग्नल, ये 0 लाइन है, ये 1 लाइन है। B के बारे में दिया हुआ है ऐसा सिग्नल। आउटपुट दिया हुआ है बोला गेट कौन सा है। तो आपका आंसर अगर रटा भी होगा तो भी बनाना है पहले, ठीक है।
देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी सी। देखो पहले यहां से शुरुआत कर ले। जब 0 है तो तीनों 0, ए भी 0, बी भी 0, तो सी भी 0। ए हाई है 1, बी भी हाई है 1, तो सी भी हाई है 1। फिर कह रहा है ए लो है 0, बी हाई है 1, आउटपुट लो है 0। फिर कह रहा है ए हाई है 1, बी लो है 0, तो आउटपुट 0। ऐसे तो 4 वैरायटी लगेगी। अब ये बताओ किसका गेट है, एंड गेट है, यही रटा हुआ अभी था आपको, ठीक बना। हो गया, हटाओ इसे। इसी तरीके का एक और बना करके दिया हुआ है, ट्राई करिए आप। ए के बारे में दिया हुआ है, बी के बारे में दिया हुआ है, ए और बी इनपुट है, सी आउटपुट है। कौन सा गेट है? ऐसे सिग्नल वाले में बस सिंपल है, ट्रुथ टेबल बनाना फट से, उसी से आंसर आएगा। फिर से एंड आया, रटा वही था। तो देखो A0 B0 तो C भी 0, A0 B1 तो C0, A0 B1 तो C0, A1 B0, A1 B0 तो C0, A1 B1 C1, तो वापस से ये A and B।